Join the Telegram channel for regular updates. Link is given in the description. So as always, let's start by understanding the question. Madoka is going to enroll in SUNS PTU, but she stumbled upon a difficult task during the entrance computer science exam. A number is called good if it is a multiple of d. ठीक है, नीचे 2 पॉइंट्स दिए गए हैं कि a number is called good if it is a multiple of d. ठीक है. सेकेंड पॉइंट है a number is called beautiful if it is good and it cannot be represented as product of two good numbers. ठीक है, क्या बोला गया है कि एक नंबर को हम ब्यूटीफुल तब कहेंगे जब वो नंबर गुड तो हो लेकिन उसको हम एज प्रोडक्ट ऑफ टू गुड नंबर्स ना रिप्रेजेंट कर सके, मतलब कि एज प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स दैट आर मल्टीपल ऑफ डी हम रिप्रेजेंट ना कर सके. नोटिस दैट अ ब्यूटीफुल नंबर मस्ट बी गुड. डेफिनेटली. ठीक है. Given a good number x, determine whether it can be represented in at least two different ways as a product of several, possibly one beautiful numbers. Two ways are considered different if the set of number used are different. ठीक है, क्या बोला गया है कि अब हमें इनपुट में एक गुड नंबर x दिया गया है, तो हमें बोला गया है कि क्या ये नंबर जो है वो हम एटलीस्ट टू वेज में, मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू टू वेज में रिप्रेजेंट कर सकते हैं. और रिप्रेजेंट कैसे करना है? x को हमें रिप्रेजेंट करना है एज मल्टीपल्स ऑफ सेवरल पॉसिबली वन नंबर्स, मल्टीपल्स ऑफ सेवरल पॉसिबली वन ब्यूटीफुल नंबर्स. मतलब कि मान लो 1 2 3 ऐसे कुछ ब्यूटीफुल नंबर्स के मल्टीप्लिकेशन, कुछ ब्यूटीफुल नंबर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में x को रिप्रेजेंट करना है. ठीक है, अब इसके मल्टीपल वेज हो सकते हैं. ठीक है, तो क्या हम एटलीस्ट टू वेज में इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि नहीं, ये बताना है. ठीक है. ओके, सॉल्व दिस प्रॉब्लम फॉर मडोका एंड हेल्प हर टू एनरोल इन द बेस्ट स्कूल इन रशिया. ठीक है, तो हमें बेसिकली हमें बताना है कि हमें अगर गुड नंबर x दिया गया है और एक d दिया गया है. ठीक है, तो लुकिंग एट द डेफिनेशंस ऑफ गुड एंड ब्यूटीफुल, कैन वी रिप्रेजेंट गुड नंबर x इन मोर देन टू वेज एज अ प्रोडक्ट ऑफ वन और मैनी. ठीक है, एनी नंबर ऑफ नंबर्स विच आर ब्यूटीफुल. तो ये हमें बताना है क्या एटलीस्ट टू वेज है कि नहीं. अगर है तो यस प्रिंट करो, अगर नहीं है तो नो प्रिंट करो. इनपुट किस तरह से दिया गया है? सबसे पहले है नंबर ऑफ टेस्ट केसेस और फिर सभी टेस्ट केस में दो वैल्यूज दी गई है x और d. x इज़ द गुड नंबर जिसके ऊपर क्वेश्चन है, और d जो है वो ये वाला d है, मतलब कि x इज़ अ गुड नंबर व्हेन x इज़ अ मल्टीपल ऑफ d. ठीक है, तो वो वाला d यहाँ पे है. कंस्ट्रेंट्स मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं. ठीक है, हमें आउटपुट में यस या नो प्रिंट करना है. आई होप क्वेश्चन क्लियर हो गया है. अगर बचा है तो हम कंसेप्ट में डिटेल में देखने वाले हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे डिटेल में कवर नहीं किया. आप कंसेप्ट पे मूव करते हैं. अब अगर कंसेप्ट की जैसे बात करें तो हमें इनपुट में क्या दिया गया है? हमें इनपुट में x और d दिया गया है. ठीक है, और बोला गया है कि x गुड नंबर है. ठीक है, अब यहाँ पे दो डेफिनेशन दी थी जो हम रिवाइज कर लेते हैं. एक थी गुड नंबर की. गुड नंबर का मतलब क्या था कि किसी भी नंबर को हम गुड तब बोलेंगे जब वो एक d का मल्टीपल हो. ठीक है, तो बेसिकली मैं ये कह सकता हूँ d की पावर c, ठीक है, इंटू y लेट से. ठीक है, दूसरा क्या था? दूसरा डेफिनेशन था ब्यूटीफुल. तो ब्यूटीफुल में क्या बोला गया था कि जो हमारा ब्यूटीफुल नंबर होगा वो गुड तो होगा ही, मतलब कि इस तरह का d की पावर c इंटू y, लेकिन इसको हम एज अ प्रोडक्ट ऑफ टू गुड नंबर्स रिप्रेजेंट नहीं कर सकते. ठीक है, अब आप देखो, अगर मैं दो गुड नंबर्स के फॉर्म में अगर इसको रिप्रेजेंट नहीं कर सकता, अगर कर सकता होता तो क्या इसका मीनिंग होता? दो गुड नंबर के प्रोडक्ट, मतलब कि एक गुड नंबर में कम से कम एक डी होगा क्योंकि वो डी का मल्टीपल है, और दूसरे गुड नंबर में भी डी का मल्टीपल होता. तो दो गुड नंबर के मल्टीपल में जो डी का पावर है वो कम से कम 2 हो जाएगा. ठीक है, क्योंकि दोनों में मिनिमम 1 पावर वाला d है, तो एटलीस्ट d² हो जाएगा. तो इसका मतलब ये जो ब्यूटीफुल नंबर है उसमें ये जो पावर है c, दैट शुड बी लेस देन 2.
तो ही हम उसको दो गुड नंबर्स में डिवाइड नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अगर इसकी पावर मान लो 5 है तो मैं डी क्यूब को एक में लूंगा और डी स्क्वायर को एक में, तो दो गुड नंबर्स का प्रोडक्ट हो गया, लेकिन वो नहीं होना चाहिए। लेकिन ये गुड भी होना चाहिए, मतलब डी की पावर 0 नहीं होनी चाहिए, मल्टीपल ऑफ डी तो होना चाहिए। इसका मतलब डी की पावर एग्जैक्टली क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। मतलब कि ब्यूटीफुल नंबर्स में डी की पावर जो होती है वो 1 होती है और दूसरा जो होता है वो y होता है। अब ये इंटू वाई का मतलब क्या है कि सारे के सारे डी के पावर लिख लिए और जो रिमेनिंग नंबर बचता है जिसमें डी का कोई फैक्टर नहीं है वो y है, ठीक है, दोनों में। अब हमें क्वेश्चन में पूछा गया था कि क्या हम x को जो हमें इनपुट में दिया गया है वो भी गुड है, मतलब कि उसमें कम से कम डी का एक पावर तो है ही, ठीक है, वो उसको भी मैं डी की पावर c इंटू वाई के फॉर्म में लिख सकता हूँ। क्या हम x को एटलीस्ट 2 वेज में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है, एज अ प्रोडक्ट ऑफ मैनी पॉसिबली 1 ब्यूटीफुल नंबर्स, ठीक है। मतलब कि मान लो एक ब्यूटीफुल नंबर के ये जो है, ठीक है, वो ब्यूटीफुल नंबर है और वो x को रिप्रेजेंट करता है, या तो फिर दो ब्यूटीफुल नंबर है, ये भी ब्यूटीफुल नंबर है, ये भी ब्यूटीफुल नंबर है, मतलब कि इसमें d की पावर 1 है, इसमें भी d की पावर 1 है, और भी फैक्टर्स हो सकते हैं विच आर नॉट दी विच कैन नॉट बी डिवाइडेड बाई d, बट इसमें d की एक फैक्टर है, इसमें भी d की एक फैक्टर है, और इन दोनों का मल्टीपल जो है वो x के बराबर है, या तो फिर 3 ब्यूटीफुल नंबर्स एंड सो ऑन, ठीक है। क्या बोला गया है कि इन एटलीस्ट 2 वेज, ठीक है, क्या हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं x को, और रिप्रेजेंट कैसे करना है, एज अ प्रोडक्ट ऑफ मैनी ब्यूटीफुल नंबर्स। अब मैनी में कितने भी हो सकते हैं, 1 2 3 एंड सो ऑन, ठीक है। तो क्या हम ये कर सकते हैं कि नहीं, वो क्वेश्चन में पूछा गया है। अब देखो, अगर मुझे x को एज अ प्रोडक्ट ऑफ ब्यूटीफुल नंबर्स रिप्रेजेंट करना है, तो ब्यूटीफुल नंबर्स का मतलब क्या है कि उसमें d की पावर 1 ही होनी चाहिए। इसका मतलब मैं चाहे जितने भी टर्म्स लूँ, लेकिन एक टर्म में 2 d नहीं लेने मुझे, तो कम से कम मेरे पास कितने c टर्म्स हो जाएंगे, ठीक है। मतलब कि ये d की पावर c है, ठीक है, तो इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, d इंटू डी इंटू डी अप टू इंटू डी, कितनी बार, c टाइम्स, और इंटू वाई। अब देखो, ये ब्यूटीफुल है, ये ब्यूटीफुल है, ये ब्यूटीफुल है एंड सो ऑन, ये भी ब्यूटीफुल है, लेकिन ये y है वो क्या है, वो जो रिमेनिंग पार्ट है जिसमें d का कोई फैक्टर नहीं है वो है, तो ये ब्यूटीफुल नहीं है। हमें क्या बोला गया है, प्रोडक्ट ऑफ ब्यूटीफुल नंबर्स। तो मैं एक काम करता हूँ, y को इसके साथ ले लेता हूँ, एक d के साथ, ठीक है। तो कभी भी अगर x जो है वो अगर गुड है, तो अगर मैं उसके जितने भी d के पावर्स हैं, ठीक है, मतलब कि जितने भी d है, अगर सबको अलग अलग टर्म्स में ले लूँ और उनका प्रोडक्ट ले लूँ, ठीक है, तो ये भी ब्यूटीफुल हो गया, ये भी ब्यूटीफुल हो गया, ये भी ब्यूटीफुल हो गया एंड ये भी ब्यूटीफुल है। अब कितने टर्म्स है उससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमें कैसे रिप्रेजेंट करना है, एज अ प्रोडक्ट ऑफ सम मैनी, मतलब पॉसिबली 1 और मैनी नंबर्स एज अ प्रोडक्ट ऑफ ब्यूटीफुल नंबर्स, मतलब एक ब्यूटीफुल भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं। तो मैंने जितने भी डी थे उन सबको अलग अलग टर्म्स में ले लिया और उनका प्रोडक्ट ले लिया, और रिमाइंडर जो था उसको यहाँ पे ले लिया। तो ये एक तरीका तो हमेशा किसी भी गुड नंबर को इस तरह से रिप्रेजेंट करने का होगा ही होगा। हमें क्या बोला गया है कि कैन देयर बी एटलीस्ट 2 वेज, तो वो हमें गिवन x और d के लिए फाइंड करना होगा, ठीक है, ओके। तो अब हम वो किस पे डिपेंड करेगा, वो c y d इन सब की कुछ ना कुछ वैल्यूज पे डिपेंड करेगा। अब आप समझो, अगर c की वैल्यू 1 है, मतलब कि x में एक ही बार d आता है, तो हम उसको 2 वेज में रिप्रेजेंट कर ही नहीं सकते। जैसे कि अगर c की वैल्यू 1 है तो मेरा नंबर हो गया d इंटू वाई, ठीक है। तो ये जो डिफ़ॉल्ट मेथड है जहाँ पे हम जितने भी d होते हैं उनको अलग अलग ले लेते हैं और जो रिमेनिंग टर्म है उसको आखिरी d के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, वही ये है। तो एक तरीका तो हो गया। अब दूसरा तरीका क्या हो सकता है, कुछ हो ही नहीं सकता, क्योंकि अब मुझे कुछ करना है तो यहाँ पे एटलीस्ट 2 टर्म्स वाला रिप्रेजेंटेशन चाहिए, लेकिन 2 टर्म्स हो ही नहीं सकते क्योंकि एक ही d है। मतलब कि इस केस में हमारा आंसर क्या हो जाएगा, नो हो जाएगा। जब भी d की पावर जो c है वो 1 है तो हमारा आंसर नो हो जाएगा। अगर पावर 2 है, ठीक है, जो पावर 3 वाला है उसमें एक कॉर्नर केस है, ठीक है, जहाँ पे आपका आंसर गलत हो सकता है। अगर पावर 2 है
तो ये है हो गया डी इंटू डी इंटू वाई, ये मेरा क्या हो गया, जो डिफ़ॉल्ट रिप्रेजेंटेशन हमने किया था वो। अब क्या इसका कोई दूसरा रिप्रेजेंटेशन हो सकता है? देखो, हम इस d को यहाँ पे तो मल्टीप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि वो फिर ब्यूटीफुल नहीं रहेगा। d की पावर तो 1 ही होनी चाहिए सभी में, एग्जैक्टली 1, ठीक है, 0 भी नहीं हो सकती। तो अब बचा क्या, y को ब्रेक डाउन करो, ठीक है। इस d को भी मैं ब्रेक डाउन नहीं कर सकता क्योंकि इस d को मैं ब्रेक डाउन करूंगा तो एक टर्म यहाँ चला जाएगा, दूसरे टर्म को मैं कहाँ डालूंगा। मान लो d को मैं दो फैक्टर्स d1 इंटू d2 में ब्रेक डाउन कर देता हूँ और d1 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये तो ब्यूटीफुल में भी रहेगा, ठीक है, लेकिन ये d2 अकेला ब्यूटीफुल नहीं रहेगा, ठीक है। तो d को हम यहाँ पे ब्रेक नहीं कर सकते, तो अब y को ब्रेक करना पड़ेगा। तो अगर y ब्रेक हो सकता है दो फैक्टर्स में, मतलब कि y कॉम्पोजिट है, अगर y कॉम्पोजिट नंबर है और y इक्वल टू y1 इंटू y2 के टर्म्स में ब्रेक किया जा सकता है, तो एक तो ये रिप्रेजेंटेशन हो गया, दूसरा क्या हो जाएगा d इंटू y1 और दूसरा क्या होगा d इंटू y2। तो ये भी ब्यूटीफुल है, ये भी ब्यूटीफुल है, ये एक रिप्रेजेंटेशन हो गया, एक ये हो गया, और इस केस में हमारा आंसर यस हो जाएगा। लेकिन अगर y जो है वो 1 है, या तो फिर y जो है वो प्राइम नंबर है, मतलब कि ब्रेक डाउन नहीं कर सकते, तो उस केस में हमारा आंसर नो हो जाएगा क्योंकि इस एक के अलावा और कोई रिप्रेजेंटेशन ही नहीं होगा। अब बात करते हैं केस जहाँ पे c की वैल्यू 3 है, इसमें एक कॉर्नर केस है, ठीक है। या तो फिर पहले c इक्वल टू 4 डिस्कस कर लेते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड है। अगर c इक्वल टू 4 है तो मैं c ग्रेटर देन इक्वल टू 4, तो इस केस में मैं क्या कर सकता हूँ, d इंटू डी इंटू डी इंटू डी अप टू सम d, और लास्ट में कुछ डीज होंगे c टाइम्स वेर c इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4, और लास्ट में d इंटू वाई। तो एक तो ये बेसिक रिप्रेजेंटेशन हो गया, ठीक है। अब दूसरा हमें क्या करना है, अगर y कॉम्पोजिट है तो हम इसकी तरह रिप्रेजेंट कर ही देंगे, मतलब कि अब इसमें अगर y कॉम्पोजिट है तो दूसरा एक रिप्रेजेंटेशन क्या हो जाएगा, d इंटू डी अप टू सम नंबर ऑफ टाइम्स, और आखिरी में d इंटू y1 इंटू डी इंटू y2। तो ये भी रिप्रेजेंटेशन हो गया, ये सब ब्यूटीफुल नंबर्स है, तो इस केस में हमारा आंसर यस हो जाएगा। अगर y कॉम्पोजिट नहीं है, मतलब 1 या प्राइम है, ठीक है, y इक्वल टू 1 और प्राइम, तो उसको हम डिवाइड नहीं कर पाएंगे। तो उस केस में हम क्या सोच सकते हैं कि d को मैं दो पार्ट्स में डिवाइड कर देता हूँ, दो कंपोनेंट्स में, और एक को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देता हूँ, एक को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ठीक है। मतलब कि अब देखो c की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 4 है, ठीक है, मैं वर्स्ट केस लेता हूँ कि c की वैल्यू 4 है, तो ये हमारा पहला रिप्रेजेंटेशन था, ठीक है। अब अगर d जो है वो मेरा कंपोजिट नंबर है, तो मैं इसको d1 इंटू d2 के टर्म्स में लिख सकता हूँ। d अगर कंपोजिट है तो उसको d1 इंटू d2 के टर्म्स में लिख सकता हूँ, तो मैं d1 को यहाँ मल्टीप्लाई कर दूंगा, d2 को यहाँ मल्टीप्लाई कर दूंगा, मतलब d इंटू d1 इंटू डी इंटू d2 इंटू डी इंटू वाई, ठीक है। तो ये भी ब्यूटीफुल हो गया, ये भी ब्यूटीफुल हो गया, ये भी ब्यूटीफुल हो गया, और हमारा आंसर यस हो जाएगा। अगर d प्राइम है, मतलब उसको हम फर्दर ब्रेक डाउन नहीं कर सकते, तो फिर हम कुछ नहीं कर पाएंगे, ठीक है, क्योंकि पूरे के पूरे d को अगर मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दूंगा तो फिर ये ब्यूटीफुल नहीं रहेगा, क्योंकि ब्यूटीफुल में d की पावर एक ही होनी चाहिए। तो अगर d कंपोजिट है तो उस केस में यस, अगर d प्राइम है तो उस केस में आंसर हो जाएगा नो। लेकिन पहले हम क्या चेक करेंगे कि y कंपोजिट है कि नहीं, ठीक है। अब फाइनल केस आता है जिसमें कि c इक्वल टू 3 है, मतलब कि d 3 टाइम्स आ रहा है, तो d इंटू डी इंटू डी इंटू वाई मैं इस तरह से लिख सकता हूँ इसको, ठीक है। आई गेस मैं इसको ये पार्ट को रब कर देता हूँ, ठीक है, ओके। अब ठीक है, अब इसको इस तरह से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। अब इस केस में आप देखो, अगर y कंपोजिट है, अगर y जो है वो कंपोजिट है, तो दूसरा रिप्रेजेंटेशन क्या हो जाएगा, d इंटू वाई 1
इंटू डी इंटू वाई टू इंटू डी। ठीक है, हो गया। तो इस केस में हमारा आंसर यस हो जाएगा। अगर y जो है वो प्राइम है तो अब क्या होगा, अब देखो यहाँ पे जैसे y प्राइम था तो हमने क्या किया, फिर d को ब्रेक डाउन कर दिया। ठीक है, d1 इंटू d2 में, मतलब कि पहले देखा y कंपोजिट है कि नहीं, फिर हमने देखा अगर y प्राइम है तो d कंपोजिट है कि नहीं, और उसमें अगर d कंपोजिट है तो हमारा आंसर हमेशा यस रहा है, और d प्राइम है तो आंसर नो रहा है। यहाँ पे भी पहले y को कंपोजिट नंबर है कि नहीं वो चेक किया। अब अगर y प्राइम नंबर है, ठीक है, अगर y प्राइम नंबर है मतलब कि ब्रेक डाउन नहीं हो सकता, तो अब फर्दर स्टेप क्या है कि d को ब्रेक डाउन करो, मतलब कि क्या d कंपोजिट है कि नहीं। अब यहाँ पे एक चीज़ आप देखो, यहाँ पे हमारे पास 3 ही टर्म्स है, तो अगर मैं इस d को d1 इंटू d2 में ब्रेक डाउन करता हूँ तो d1 यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, d2 यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा। इतना क्लियर है। तो मेरा जो नंबर है वो बनेगा d इंटू d1 इंटू डी इंटू डी टू इंटू वाई। ये क्लियर है। इस d को मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो सकती है, देखो जब हमारे पास 4 या उससे ज़्यादा डीज थे, तो जब d कंपोजिट था तो हमने एक d के साथ d1 मल्टीप्लाई कर दिया, दूसरे d के साथ d2 मल्टीप्लाई कर दिया, और d इंटू वाई बच गया। ये कब था, जब c इक्वल टू 4 था। अगर ज़्यादा होंगे तो ऑब्वियसली इंटू डी इंटू डी इंटू डी हो जाएगा। यहाँ पे क्या प्रॉब्लम हो सकता है कि d2 इंटू वाई जो है, इसमें अगर d का फैक्टर आ गया तो उस केस में ये एक d, ये दूसरा d, ये जो टर्म है वो ब्यूटीफुल नहीं बचेगा, और यही कॉर्नर केस है जो मिस हो जाएगा। तो ये d2 इंटू वाई वाला जो टर्म है वो हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि ये d का फैक्टर ना बन जाए। तो इस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, जब हम चेक कर रहे हैं कि d कंपोजिट है कि नहीं, तो उसको हम जितने भी पॉसिबल d1 इंटू d2 में ब्रेक डाउन करते हैं, तो हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि क्या कोई ऐसी पेयर है जहाँ पे d1 इंटू वाई है वो d से डिवाइड ना हो रहा हो। ठीक है, उसका मॉड्यूलो d जो है वो 0 ना हो, तो वो पेयर हम ले सकते हैं, वरना नहीं ले सकते। फॉर एग्जाम्पल d2 इंटू वाई मॉड्यूलो d 0 नहीं है, मतलब इसमें d का फैक्टर नहीं है, मतलब ये ब्यूटीफुल रहेगा। अगर d2 इंटू वाई मॉड्यूलो d 0 होता है तो d और इसमें भी एक d का फैक्टर होगा, तो ये d स्क्वायर हो जाएगा और ये ब्यूटीफुल नहीं रहेगा। तो या तो ये हो जाए, या तो फिर d1 को यहाँ पे ले लो, d2 को यहाँ पे ले लो। अब d1 इंटू वाई अगर इसमें d का फैक्टर नहीं है तो अगेन वर्क कर जाएगा, मतलब कि d के जितने भी फैक्टर्स है उसमें हमें चेक करना पड़ेगा कि क्या कोई ऐसा d1 और d2 है जहाँ पे d1 इंटू वाई मॉड्यूलो d नॉट इक्वल टू 0 है, और d2 इंटू वाई मॉड्यूलो d नॉट इक्वल टू 0 है। ठीक है, दोनों में से एक भी चल जाएगा। क्यों ऐसा हमें यहाँ पे चेक करना पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ पे d को ब्रेक डाउन करने के बाद हमारे पास 2 ही टर्म बच रहे हैं, और d का जो एक टर्म है वो y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। इसलिए जब हमारे पास 4 या उससे ज़्यादा टर्म्स थे तो हम d1 और d2 को y के साथ आने ही नहीं दे रहे थे, एक को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहे थे, एक को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पे इसलिए हमें चेक करना पड़ता है। अब अगेन अगर d की वैल्यू जो है वो अगर प्राइम होता है तो ऑब्वियसली नो, और यहाँ पे अगर हमें ऐसी एक पेयर मिल जाती है जहाँ पे d1 कोई भी एक पेयर, ठीक है, एनी पेयर वेयर d1 इंटू वाई मॉड्यूलो d इज नॉट इक्वल टू 0 और d2 इंटू वाई मॉड्यूलो d इज नॉट इक्वल टू 0, ऐसी एक भी पेयर मिल जाती है तो हमारा आंसर यस हो जाता है। अगर ऐसी एक भी पेयर नहीं मिलेगी तो अगेन हमारा आंसर नो हो जाएगा। ठीक है, सो दिस इज द सिंपल कंसेप्ट। इसको कैसे करेंगे, हम पहले d की कितनी पावर है x में वो काउंट करेंगे, अगर 1 है तो आंसर नो, अगर 2 है तो y अगर डिवाइड हो सकता है तो सेकेंड रिप्रेजेंटेशन होगा आंसर यस, अगर y प्राइम या 1 है तो आंसर नो। अब बात आती है 4 की, अगर d की पावर ग्रेटर देन इक्वल टू 4 है, y कंपोजिट है, आंसर यस, y प्राइम है, d कंपोजिट है, आंसर यस, d भी प्राइम है, आंसर नो। c इक्वल टू 3 के लिए अगर y कंपोजिट है, आंसर यस, y प्राइम है, d भी प्राइम है, आंसर नो, y प्राइम है, d कंपोजिट है,
क्या ऐसी कोई पेयर है जहाँ पे डी वन इंटू वाई मॉड्यूलो डी नॉट इक्वल टू जीरो है, या तो फिर डी टू इंटू वाई मॉड्यूलो डी नॉट इक्वल टू जीरो है, तो आंसर यस। अगर इस तरह की एक भी पेयर नहीं है डी वन और डी टू की, तो आंसर नो। ठीक है, इसका इम्प्लीमेंटेशन भी काफ़ी इजी है, यहाँ पे कुछ दिखाने की ज़रूरत नहीं है। आप कमेंट्स में जो कोड प्रोवाइड किया है वो देखोगे, सब क्लियर हो जाएगा। अगर नहीं समझ में आता तो कमेंट्स में डेफिनेटली पूछ सकते हो। सो आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है। इसका सॉल्यूशन कोड कमेंट्स में प्रोवाइड किया है। थैंक यू।